पहले आपको सामाजिक बोरिंग लगती थी, अब मैं हमेशा कहता हूँ हम क्रांति लेकर के आएंगे, सामाजिक बोरिंग नहीं लगती। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वही क्रांति है। ताजुब की बात तो ये है कि शराब पीने के बाद ही वो सुना रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन बात है, ये तो इनकी काबिल तारीफ है कि। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो वहां पर एक ऐसे इंसान को बिठाना चाहिए था जो शराब नहीं पीता है, ठीक है ना। पता नहीं वो सही भी सुना रहा है या नहीं सुना रहा, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और वो बोले एक बोतल और पी ली, फिर वो पता नहीं क्या बताता जाए। तो एक ऐसे इंसान को बिठाना चाहिए था, ओ भाई रुक जा, तूने बहुत पी ली, अब तू घर जा, मैं सुनाता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज इतिहास का, हाई स्टोरी का, हिस्ट्री का लास्ट और फाइनल चैप्टर है, अध्याय 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे सिलेबस का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसी के साथ जो हमारा एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास का भी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हिस्ट्री आपको बोरिंग लगती थी उसे हाई स्टोरी से शुरू करा था। जो राजनीति विज्ञान को लेकर के आपके हजारों क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों के साथ जो था सब कुछ, अब आपके डाउट्स कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे। और आज ये अंतिम जो अध्याय है हमारे सिलेबस का और आपकी हिस्ट्री का, क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या जानना है। शुरुआती छपी किताबें कौन कौन सी थी वो जानेंगे, शुरुआती छपी किताबें हैं वो जानेंगे कि कौन कौन सी। फिर यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट रिवॉल्यूशन जिसे कहा गया है। क्रांति हम लोगों ने देखी है कि अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हुई हैं, पर ये मुद्रण क्रांति क्या है और उसका असर पूरे समाज पे, पूरे विश्व पे किस प्रकार से पड़ता है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। पढ़ने का जुनून कैसा है, 19वीं सदी, भारत का मुद्रण संसार, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक भेष है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से प्रिंट कल्चर आया है, जब से अन्य किताबें छपने लगी है, जो लोगों के विचार हैं वो छपने लगे हैं और उसे पढ़कर के लोगों ने अपनाया है, तो एक कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक सवाल भी खड़े हुए हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। तो वो जो बहस हुई है, धार्मिक टिप्पणियां हुई है, वो भी हम लोग जानेंगे। प्रकाशन के नए रूप और प्रिंट और प्रतिबंध, और फिर प्रिंट पे कुछ प्रतिबंध भी समय समय पे लगाए गए हैं। जैसे कि हमने भारत में देखा था कि कुछ चीजें छापने पे, कुछ लिखने पे क्या है, काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये हमें इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। पर आज का लेक्चर, आज जो लेक्चर 1 है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर अप करने जा रहे हैं वो है, तो भैया लास्ट चैप्टर था तो मैंने सोचा सेंटा को लेकर के आ जाऊं साथ में, बहुत कुछ गिफ्ट दे आपको। तो गिफ्ट में इन्होंने तो बोला हम तो जो देंगे सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक्स देंगे। तो आज के टॉपिक है शुरुआती छपी किताबें, जापान में मुद्रण, यूरोप में मुद्रण का आना, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल गुटेनबर्ग का रहता है। मुद्रण क्रांति और उसका असर, और उसमें एक नया पाठक वर्ग कौन है और वो पाठक वर्ग किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और उसकी किस प्रकार से जन्म होगा, वो हम लोगों को जानना है। उसे विशेष करके हमें क्या है ध्यान में रखना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहले बात यह आती है कि शुरुआती छपी किताबें। अब आज सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से यह है, प्रिंट कल्चर, हम लोग जब बात करते हैं प्रिंटिंग की, आज हमारे पास हर चीज प्रिंट में है, हर चीज प्रिंट में। हमारे पास किताबें प्रिंट में, हमारे पास नोट्स प्रिंट में हो जाते हैं। हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उसका भी हम लोग प्रिंट निकलवा करके रख रहे हैं कि कभी कहीं जा रहे हैं और पुलिस वाले रोक ले कि भाई क्यों, कैसे घूम रहे हो, तो हम प्रिंट दिखा सके सर मैंने दोनों रोज वैक्सीन के लगा लिए। जो लोग कोरोना के समय कहीं घूमते रहे, ऑन ड्यूटी लगा करके, उन्होंने प्रिंट लगा करके अपनी गाड़ियों पे लगाया। आज हर चीज प्रिंट पर है। आपको किताबें प्रिंट में मिल जाती है, नोट्स मिलते हैं वो प्रिंट में मिल जाते हैं, हर चीज प्रिंट आपको मिल रही है। तो ये प्रिंट आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कौन सी बड़ी बात है, मिल रहा है ना, कौन सी बड़ी बात है। किताबें प्रिंटेड आपके पास आ रही है, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल चीजें हो रही हैं। तो आपको ये पता नहीं है कि जो इसका इवोल्यूशन है, किस प्रकार से ये धीरे 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 जो चीज आज हमें मिल रही है उसे बनने में काफी समय लगा है, एक इतिहास उसका रहा है। तो वो जो मुद्रण का, जो प्रिंटिंग का इतिहास है, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस प्रकार से जब पहली बार किताब छपी होगी, सोचो कितना एक्साइटमेंट लोगों में रहा होगा। अरे यार ये क्या आ गया, नहीं तो लोग सुना करते थे, सिर्फ लिखा करते थे। पहली किताब छपकर करके आना और फिर वो लोगों में वितरित होना, बंटना, और फिर लोगों के प्रति उसका उत्साह, वो सच में देखने लायक है। वो सच में क्या है, देखने लायक वो उत्साह है। तो हमारे पास आज काफी कुछ, आज आपके पास जो भी बुक्स है सारे प्रिंटेड आपके पास आ जाती है। आपको जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आपको प्रिंटेड मिल जाता है, पर उसकी कहीं ना कहीं क्या है, एक इतिहास रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही है। और इस इतिहास में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से पश्चिमी प्रभाव क्या है और भारतीय प्रभाव क्या है, दोनों जानेंगे, दोनों की बात करेंगे, कहां से शुरुआत होती है और किस प्रकार से धीरे धीरे ये जो मुकाम है, ये जो कारवा है मुद्रण का, वो आगे बढ़ता है।
आज तो बहुत इजीली हमें हर चीज अवेलेबल हो रही है, पर वो अवेलेबल की शुरुआत जो है वो कहां से हुई, कैसे हुई, तो आइए उसको जानते हैं। शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। अब देखिए, सबसे पहले अगर प्रिंटिंग कहीं पर हुई है तो वहां पर कहां पर हुई? चीन, जापान, कोरिया। अब आपको रटना नहीं है, आप आ जाओ मानचित्र पे। जब आप एशिया का मानचित्र उठाएंगे या विश्व का मानचित्र उठा लीजिए तो उसमें मैं आपको तीनों जो देश है वो बता देता हूं। ये चीन, चीन तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है, कौन नहीं जानता है, छोटी छोटी आंखें वालों को ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और कोरोना के बाद तो पूरी दुनिया जानती है, सी फॉर चाइना, सी फॉर कोरोना, तो चाइना ये रहा। उसके बाद जापान, जापान बहुत अच्छा देश है, ठीक है, परंतु जापान में जो आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है वो बहुत आती है, उसका भी एक अलग कारण है, वो भी हम कभी भूगोल में अलग से पढ़ेंगे। और ये रहा कोरिया। ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया बाद में एक हुए हैं, बाद में अलग हुए, पहले ये एक ही थे। तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरिया लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल चाइना के टच में है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और पास में जापान। ये देखो तीनों बिल्कुल पास पास में है, चाइना, कोरिया और जापान। ये यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत है, जो प्रिंटिंग की शुरुआत है वो हुई है तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ते पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी। अब देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 594 ईस्वी, बहुत से बच्चों को ईसा पूर्वी और ईस्वी में बहुत डाउट होता है, ठीक है। वैसे मैं ये बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, पर फिर एक बार आज वापस कर देता हूं। देखिए बात ऐसी है कि ईसा कौन है? ईसा मसीह, जो कि कौन है? फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, जिन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत करी, वो है ईसा मसीह। तो उनका जो बर्थ ईयर है ना, वो बर्थ ईयर हम एक बार मानते हैं 0 है, कि भाई ये जो 0 साल हुआ होगा ना, उसमें उनका क्या हुआ होगा? बर्थ हुआ होगा, जन्म उनका हुआ होगा। तो जो उनसे पहले का समय है, उनके जन्म से पहले, मतलब ये 0 से पहले, आप लोग गणित में नंबर लाइन पढ़ते होंगे, ठीक है। नंबर लाइन में जब पढ़ते हो तो 0 से इधर वाली जो चीज आती है वो माइनस में होती है, और उधर वाली जो होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। तो आप यहां पर ये मान लीजिए जो 0 वाला ईयर है, ये ईसा मसीह का जन्म का साल है। अब उनसे पहले का जो समय है ना, उनसे जो पहले का समय है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पहले का समय। पूर्व मतलब पहले, ईसा मसीह से पहले का समय। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है वो। इसीलिए आप देखो, कभी देखोगे कि भैया 19 BC, 18th BC, 2500 BC, इस प्रकार से जब हम लोग बात करते हैं तो वो BC वाला समय है, वो उनके जन्म से पहले का समय है। अब बात आते हैं, मान लो ये वाला जो साल है, इस साल में क्या हो गया? उनका जन्म हो गया। उसके बाद वाला जो समय है वो 594 ईस्वी, जैसे कि मतलब अब यहां पे लिखा हुआ ना 594 ईस्वी, ये ई पूरा ईस्वी होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडी कहा जाता है। अब जितना भी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, वो भगवान या ईसा मसीह, प्लीज कट कर दो एक बार। तो जो अब जितना भी टाइम चल रहा है वो ईसा मसीह के बाद का समय चल रहा है। आज अगर हम लोग बोलेंगे 2022 एडी या 2022 ईस्वी, क्योंकि ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हो चुका है, तो ईसा मसीह से पहले का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व या ईसा पूर्वी। तो ईसा पूर्व से पहले, ईसा मसीह से पहले का जो समय है वो क्या कहलाता है? बीसी में आता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बीसी लिखा हुआ होता है, नहीं तो ईसा पूर्वी लिखा हुआ होता है हिंदी में। ये बोल रहा 594 ईस्वी, मतलब कौन सा समय है? इधर वाला है, मतलब इससे पहले ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। तो 594 ईस्वी में से चीन में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ती। काट के ब्लॉक या तख्ती, देखो इसमें क्या होता है, काट के ब्लॉक या तख्ती पे कागज को रगड़ करके। यह काट के ब्लॉक क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, अब कोई पेपर है, उस पेपर को बीच में लगा दिया जाएगा और काट के ब्लॉक से फिर से ऐसे दबा करके क्या कर दिया जाएगा? प्रिंट कर दिया जाएगा, उसे रगड़ दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्रिंटिंग जो हम लोग चाहते हैं वो प्रिंटिंग उस कागज पर आ जाएगी। तो काट के ब्लॉक या तख्ती से शुरुआत हुई है, कहां पर? चीन में इसकी शुरुआत हुई है। इसे एक्कॉर्डियन शैली। अब ये एक्कॉर्डियन शैली क्या होती है? अब जैसे देखिए कि अब ये पेपर है, ओके, एक्कॉर्डियन शैली में आपको समझा रहा हूं, ये पेपर है। अब इस पेपर पे क्या होगा कि जब ये तो फिर भी आजकल तो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, मान लो बिल्कुल बहुत लो क्वालिटी का पेपर है। अब उस पर जब आप एक तरफ से प्रिंट करोगे ना, जब प्रिंट करते हो एक तरफ से, तो ये चीज महसूस करना कभी कभार कि दूसरी तरफ का भी क्या छप जाता है। आपने प्रिंट इधर करा है पर वो छप क्या है इधर भी जाएगा। तो जब ऐसे क्या है ना, हम दोनों साइड प्रिंट नहीं कर सकते, हम दोनों साइड प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर कर देंगे तो वो इधर भी दिख रहा है और फिर इधर कर दिया तो समझ भी नहीं आएगा कौन सा पढ़ना है।
क्लियर हो रही है ना बात। तो हम दोनों साइड प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसलिए करते क्या है कि एक एक पेपर को प्रिंट करेंगे, फिर साइड में से इसे मोड़ करके ऐसे, बिल्कुल देखिएगा ऐसे से मोड़ करके उसे सील करा जाता है, मतलब पैक कर दिया जाता है। तो ये जो ऐसे करा जाता है इसी को क्या कहते हैं, एक्कॉर्डियन शैली कहते हैं। कि भैया एक एक पेपर पे हम लोग क्या छपाई कर रहे हैं और फिर उनकी मोटी मोटी किताबें बना करके या किसी भी प्रकार से हम उन्हें बाजार में वितरित कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्कॉर्डियन शैली कही जाएगी। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ये तो आपको ईयर याद रखना ही है, 594 ईस्वी याद रखना ही है, नॉर्मल लाइफ के लिए भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो चीजें आज हमारे पास आ रही है, जो किताबें हमारे पास आ रही है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई है, वो चीन से हुई है, काठ के ब्लॉक से हुई है, और एक्कॉर्डियन शैली हमें याद रखना है। और तीन जगहों से हुई, चीन, जापान, कोरिया में सबसे पहले विकसित हुई है। दक्ष सुलेखक या खुशक्त होते थे। देखो अब दक्ष का मतलब क्या होता है, दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट। दक्ष का मतलब क्या है, एक्सपर्ट। सुलेखक का या खुशक्त का जो मतलब है वो होता है कैलीग्राफर, जो लिखने वाला होता है ना वो। तो जो वो प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कैलीग्राफर्स जो है वो बहुत एक्सपर्ट थे, उनकी बहुत बेहतरीन राइटिंग हुआ करती थी, वो बेहतरीन तरीके से क्या है प्रिंट कर करके दिया करते थे। बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र। अब देखो चीनी राजतंत्र एक बहुत बड़ा उत्पादक था। शुरुआत 594 ईस्वी में हुई है। 594 ईस्वी का मतलब क्या है, कौन सी शताब्दी चल रही है। अगर आपसे कोई पूछे शताब्दी कौन सी है, तो 6th सेंचुरी है, 6ठी शताब्दी है। अब आप बोलोगे सर आपने तो जल्दी से बता दिया 6ठी शताब्दी है, कैसे? अरे तो भाई कैसे, आपको बता रखा है ना भाई। देखो 594 कितना है, 594। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ, बोले सर 5 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, ठीक है 5, तो 5 और फिर यहाँ पे आप कुछ ही मत करा करो, आप यहाँ पे 01 लगा दिया करो। यहां से पहला शब्द उठाया करो और उसके बाद क्या लगा दिया करो, 01 लगा दिया करो। 501 और इसके बाद 5 के बाद कितना आता है, बोला सर 6 आता है, तो 6 के बाद फिर 2 0 लगा दो। तो ये जो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ना, वही शताब्दी चल रही होती है, वही शताब्दी चल रही होती है। तो यह कौन सी है, 6ठी शताब्दी है। जैसे कि अब आज के समय में आपसे पूछ लिया जाए कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। वहां पे एक ही उठाया था। अगर 4 टर्म से तो 2 उठा लो शुरुआत की, ये 2 शुरुआत की उठाओ। और मैंने क्या बोला, पहले 01 लगा दो। क्या बोला, 01 लगा दो। अब इसके बाद कितना, 20 के बाद कितना आता है, बोले सर 21 आता है, तो 21 के बाद 2 0 लगा दो। तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 21वीं शताब्दी हो जाएगी। अब ऐसे मान लो 100 साल बाद 21 22 लिखा हुआ होगा। 21 22 जब लिखा होगा तो यहां पर आ जाओ 2101 और 21 के बाद 22। तो पूछेंगे आने वाले समय में कि कौन सी शताब्दी चल रही है, 22वीं शताब्दी चल रही। बहुत आसान है। तो इसी प्रकार से देखो मैंने तो ये देखते, अच्छा 594 मतलब 6ठी शताब्दी चल रही है, 6th सेंचुरी चल रही है। तो 6ठी शताब्दी में क्या है, शुरुआत हुई है। उसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं ये 16वीं शताब्दी के दौर की कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी का मतलब क्या है, जो 1501 से लेकर के 1600 तक का जो समय है उसकी बात कर रहे हैं। चीनी राजतंत्र एक बहुत बड़ा उत्पादक होता है किताबें छापने में। क्यों, इसका कारण क्या है चीनी राजतंत्र का कि वो इतना बड़ा उत्पादक बन जाता है? कारण यह है कि वहां पे क्या है, सिविल सेवा की परीक्षा होती है। आज हमारे देश में भी होती है, IAS IPS। और आपसे बहुत से बच्चों का सपना होगा मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं SP बनूंगा, मैं पुलिस के बड़े रैंक में जाऊंगा, मैं भारत के बड़े बड़े पदों पर बैठूंगा। तो वो क्या है, वो सिविल सेवा की परीक्षा है। अब सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जो वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसके लिए किताबें चाहिए। तो किताबें बहुत छापता था चीनी राजतंत्र, बहुत किताबें छापता था सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए कि भाई तुम पढ़ो, सिविल सेवा की परीक्षाएं पास करो और फिर क्या है, आप देश को संभालो। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो नौकरशाही, जिन्हें हम नौकरशाही भी या ब्यूरोक्रेट्स इंग्लिश में कहा जाता है, नौकरशाही। देखो नौकर तो क्या होता है, जनता के नौकर है भाई। सिविल सर्वेंट्स हमको कहते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स मतलब जनता के नौकर है। और शाही क्यों लगाया, बोले सर शाही तो महान लोगों के लिए लगाया जाता है। तो ये नौकर भी है ना, बहुत हाई क्वालिटी वाले हैं बहुत हाई क्वालिटी वाले नौकर है, बहुत इनके ऐश मौज होते हैं। तो नौकरशाही ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है नौकरशाही। ऐसा नौकर शब्द लग जाने की ऐसे आम बात नहीं कि भाई नौकर होंगे, नहीं, बहुत ज्यादा पावर इन लोगों के पास होती है। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाले संगाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया था। देखो पश्चिमी शैली, जो पश्चिमी शैली की जो किताबें वो भी सारी यहीं से छप करके जा रही थी। तो संगाई है ना, संगाई आ जाओ यहाँ पे। संगाई आप जानते भी हो चाइना के बारे में, ये रहा संगाई। संगाई बिल्कुल कैसा है, तटीय क्षेत्र है।
बिल्कुल जो पानी के पास में यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है, ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, पूर्व चाइना सागर से कहा जाता है, और संगाई यहाँ पर बिल्कुल इसके नजदीक है। अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या है, समय के साथ क्या होगी, मांग किताबों की बढ़ेगी, और जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी ना किताबों की, तो संगाई की और भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो बिल्कुल एक केंद्र ही बन जाएगा। अब जानते हैं जापान में मुद्रण। तो हम लोगों ने बोला ना भाई, चीन, जापान और कोरिया, इन 3 जगहों पे सबसे पहले मुद्रण की संस्कृति है वो विकसित हुई है। तो चीन से शुरुआत हो गई 594 ईस्वी। अब उस वहां पे शुरुआत होने के बाद एकोडियन शैली की हम लोगों ने बात करी, किस प्रकार से संगाई एक बिल्कुल केंद्र बन जाता है। अब आते हैं जापान में मुद्रण किस प्रकार से शुरू होता है। चीनी बौद्ध प्रचारक, देखो अब चाइना भी है ना बुद्धिज्म को अपनाता है, और जापान भी मुख्यतः बुद्धिज्म को ही अपनाता है। तो चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए थे। तो चीनी बौद्ध प्रचारक है, अब देखो बौद्ध धर्म के हैं तो जाते रहते थे भाई, यहां से वहां, यहां से वहां, और वो कहा जाता है ना कि पैसा भी इंसान आपका छीन सकता है, ठीक है, सब कुछ लोग ले सकते हैं, पर अगर आप कहीं से कुछ ज्ञान लेकर के आ रहे हो ना, वो आपके पास रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। मान लो मैं रास्ते में कहीं पर जा रहा हूं तो मेरे पास पैसे हैं, तो वो मेरे से पैसे छीन लेंगे, मेरी गाड़ी छीन लेंगे, मेरा मोबाइल भी छीन सकते हैं, पर जो मैंने दिमाग में ज्ञान रख रखा है वो नहीं छीन सकते ना। तो इसी प्रकार से जब चीनी बौद्ध प्रचारक क्या हुए, जापान आए। अब चीन में तो पूरा सिस्टम चल रहा था, काठ की पेटियों से बनना, सब कुछ हो रहा था, बहुत ज्यादा उत्पादन भी कर रहे थे किताबों का। तो वो चीनी जो बौद्ध प्रचारक है ना, जब वो जापान आए ना, तो उस तकनीक को क्या साथ लेकर के आए। जापान में भी बताया, देखो ऐसे ऐसे किताबें छप सकती है, इनको छापा जाए और ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ काट पर खुदे चित्र भी हैं। तो सबसे पुरानी कौन सी है, 868 ईस्वी में छपी है। देखो 594 में शुरुआत हो चुकी है, पर यहां पर जापान में कब छप रही है, 868 में, 868 में छप रही है किताब। और कौन सी पहली किताब छपी है, डायमंड सूत्र छपी है, जिसमें पाठ के साथ काट पर खुदे चित्र भी है। मतलब पाठ तो लिखा हुआ तो है ही, और उसके साथ साथ चित्र भी है। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, ये है डायमंड सूत्र की किताब। यहाँ पे देखो ये कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं, आपको भी नहीं समझ में आएंगे, मुझे भी नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जापान वालों की लैंग्वेज है, अपन को नहीं समझनी। यहां पर देखो ये चित्र तो दिख रहा होगा ना, चित्र तो समझ में आता है। तो यहां पे लिखा हुआ भी है और चित्र भी है। ये डायमंड सूत्र वहां की पहली किताब है जो कि क्या हुई थी, मुद्रित हुई थी या प्रिंटेड हुई है। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। तस्वीरें किस किस पे बनाई जा रही, कपड़ों पे बना दी, ठीक है। ताश के पत्ते जो प्लेइंग कार्ड्स आते हैं, जो हम लोग मतलब इन द सेंस खेलते हैं, जो लोग खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, वो ताश के पत्ते और कागज के नोट, और जो कागज के नोट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन पे क्या है, तस्वीरें छापी जाती थी और फिर उनको अटैच कर करके, साथ लगा करके किताबों में दी जाती थी। किताबें सस्ती और सुलभ थी। अब देखो किताबों की जो मांग है ना समय के साथ, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ज्यादा बढ़ रही, तो हम उत्पादन ज्यादा कर रहे थे, और उत्पादन ज्यादा कर रहे थे तो वो क्या सस्ती थी, ज्यादा महंगी किताबें नहीं थी और लोग खरीद पा रहे थे। तो सस्ती किताबें थी और सुलभ, मतलब इजीली अब लोगों को अवेलेबल हो पा रही थी। एदो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, और टोक्यो क्या है, आज वहां की राजधानी भी है। तो यहाँ पे देखो ये जापान का मैंने आपको मानचित्र दिखाया था, ये कोरिया है और यहाँ पे चीन है ही। तो ये जापान में बिल्कुल यहाँ पे जो रेड 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 दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये टोक्यो है। क्या है, टोक्यो। इसमें आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि पहले टोक्यो को एदो नाम से जाना जाता था। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीतों के साजो, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। ये जो बात कर रहा है, ये काफी 18वीं सदी के करीबन की कर रहा है, ठीक है। 18वीं सदी में क्या हुआ कि काफी बहुत ज्यादा विस्तार से काफी किताबें छपने लगी जापान में भी, और उसमें भी क्या है, महिलाओं के हिसाब से भी किताबें, संगीत के हिसाब से भी किताबें, रसोई में किस प्रकार से खाना बनाना चाहिए उस पर भी किताबें, फूल साजी, चाय अनुष्ठान, शिष्टाचार, सब प्रकार की किताब उसमें होती थी, और दुकान इन्हीं चीजों से भरी होती थी। अब लोगों को जो भी चाहिए था वो उसी प्रकार की किताब ले सकता था, खरीद सकता था, पढ़ सकता था। देखो आप थोड़ा सा लिंक इन चीजों को करेगा, जो 868 में पहली किताब छपी है, पर बीच बीच में सदियों को बदल रहा है। यहाँ पे 18वीं सदी की बात कर रहा है, तो ये 18वीं सदी की बात है कि 18वीं सदी में ये पुस्तकालय में दुकानें इन्हीं से भरी पड़ी रहती थी। अब आते हैं यूरोप में मुद्रण का आना। सबसे पहले अब आप आज ये बात देखिए कि ज्यादा यूरोप काफी फेमस हो रहा है। यूरोप में हम राष्ट्रवाद भी पढ़े, बहुत कुछ हम इंपॉर्टेंट यूरोप की बात कर चुके हैं। पर सबसे पहली बात ये आती है कि सर चाइना से ना, चाइना से जापान तक नहीं गई ये बात समझ में कि चीनी बौद्ध प्रचारक वहां पहुंच गए, बिल्कुल समझ में। पर सर चाइना से यूरोप कैसे पहुंच गए? यूरोप वाले तो ईसाई धर्म को अपनाते हैं,
और ईसाई का तो अपना कोई लेना देना ही नहीं सर, कैसे आ गए वो? तो कैसे सर, किस प्रकार से क्या है कि जो तकनीक है वो यहां से वहां तक पहुंची, तो वही हमें जानना है। अब हम लोगों ने क्या है, हमने रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा हुआ है। अब जब रेशम मार्ग से रेशम तो जाता था, भारत के मसाले भी जाते थे, और उसी प्रकार क्या हुआ, ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक भी 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, वहां पहुंच गई। ये जो मार्को पोलो साहब आपको दिख रहे हैं, ये आए जब ये थे, फिर ये काफी समय तक चीन में रह करके गए, पूरा ज्ञान सीखा, और उसके बाद ये इटली चले गए, और इटली जाकर के इन्होंने क्या है वो टेक्निक छापना शुरू करी, और फिर धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में पहुंच गई। तो एक मार्ग से रेशम मार्ग, देखो रेशम मार्ग की फिर से इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब अगर आप लोगों के पास कभी रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ सवाल आए तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंधित नहीं रहना है कि जो हमने रेशम मार्ग वाले चैप्टर में पढ़ा वही लिखे, वही लिखना है, नहीं, आप बिल्कुल अब उसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि जो मुद्रण की संस्कृति यूरोप पहुंची वो भी किससे पहुंची, रेशम मार्ग से पहुंची। तो आप जब पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी क्या है, विकसित जो लिखने की जो क्षमता है वो और भी विकसित हो जाती है, और भी आप कैपेबल हो जाते हैं कि हम बेहतरीन आंसर लिख सकें। ठीक है, तो आइए जानते हैं यूरोप में मुद्रण का आना। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कौन से रास्ते की बात कर रहा है, कौन से रास्ते की बात कर रहा है, रेशम मार्ग की, रेशम मार्ग की। अब देखो भैया रास्ता तो अब आप बोलोगे सर रेशम मार्ग है, ठीक है, पर देखो अब मार्ग कोई सा भी हो उसमें कुछ भी जा सकता है। आज अब आप हमारा देश देख लो, किसी में भी देख लो, अब एक मार्ग से अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे लोग भी जाते हैं, अच्छे सामान भी जाते हैं, बुरे सामान भी जाते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही चीज हमें भेजनी। तो रेशम मार्ग से क्या है, काफी ज्ञान, काफी प्रचार भी उस जगह से हुआ। हमारे देश के मसाले गए हैं, चीन का रेशम गया है, और अब धीरे धीरे फिर जो चीनी कागज है वो भी जाने लगा है। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। देखो अब कागज ने कातिबों या मुंशियों, देखो कातिबों या मुंशियों जो लिखने वाले हैं, संभालने वाले हैं, उनकी बात यहां पे करता है। पांडुलिपियों क्या होता है, पांडुलिपियों इंग्लिश में उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। देखो दो चीजें होती है इंग्लिश में, एक होता है इंस्क्रिप्शंस और एक होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इंस्क्रिप्शंस में आपको बता देता हूं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, आपने बहुत सी बार देखा होगा, काफी चीजें पत्थरों पर लिखी हुई होती है, पत्थरों पर लिखी हुई। जैसे आप अशोका के वो देखेंगे कि अशोका ने कोई बातें लिखवा रखी, वो उसने पत्रों पे लिखा रखी। आप चलो नॉर्मल बात भी आ जाओ, आप नॉर्मल भी आ जाओ, आप कभी किसी स्कूल में देख लीजिएगा या कभी और किसी जगह देखेगा पत्रों पे है कि आज माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा ये चीज का शिलान्यास किया गया, वो इंस्क्रिप्शन है कि पत्रों पे लिखा दिया गया, वो परमानेंट का काम है। अब पांडुलिपियां मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, पत्तियों पे लिखा गया, वो हल्की फुल्की चीज पे लिखा गया। अब वो पांडुलिपियां कब तक संभाल संभाल करके रखी जाएगी, कब तक, खराब हो जाएंगे, पत्ते खराब हो गए, कभी टूट गया और हो गया, पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अब जो कातिबों या मुंशियों ने जब वो कागज आ गया, जिस कागज पे लिखना था, उससे उनका काम और भी आसान हो गया और पांडुलिपियां बेहतरीन बनाना यह मुमकिन हो पाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। तो 1295 ईस्वी में मार्को पोलो साहब, ये रहे मार्को पोलो साहब, ठीक है, ये मार्को पोलो साहब का है, चीन में गए, काफी साल तक खोज करी, और खोज करने के बाद क्या है, इटली लौटे। और इटली लौटते ही क्या हुआ भैया, क्या हुआ, इन्होंने शुरुआत कर दी धड़ाधड़ किताबें छपवाने की। चीन के पास वुड ब्लॉक, काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो ये ज्ञान अपने साथ लेकर के लौटा। तो अब हमने ये बात करी कि वुड ब्लॉक वाली टेक्निक थी उनके पास, चीन वालों के पास। तो अब ज्ञान ले लिया ना, सीख लिया वहां देख करके, अच्छा ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है। तो उसने क्या करा, वो ज्ञान सीख लिया और ज्ञान अपने साथ लेकर के इटली आया, और अब उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके ये क्या करेगा, काफी किताबें छापना शुरू कर देगा। इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालना शुरू कर देता है। तो अब इतालवी का मतलब जो इटली के लोग हैं, ठीक है, ये वैसे तो यूरोप के राष्ट्रवाद में आप ये चीजें क्लियर कर चुके हैं कि इतालवी क्या है, ठीक है, और इतालवी भाषा भी है। तो जो इटली के लोग हैं उनके लिए कि जो इतालवी लोग हैं वो भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालना उन्होंने शुरू कर दी। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों, भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। ये बात समझिए। अब मुद्रित जो किताबें हैं ना, आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब उत्पादन बढ़ेगा ना किसी भी चीज का, जब उत्पादन बढ़ता है ना, तो लागत खुद पे खुद ही कम हो जाती है, लागत खुद पे खुद ही कम हो जाती है। भाई आप एक तो एक चीज बनाओ और एक आप 1000 चीज बनाओ तो लागत थोड़ी कम हो जाती है। तो जब लागत कम हो जाती है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मूल्य भी कम हो जाएगा। मतलब मूल्य क्या है, जो हम लोग पे करेंगे, जो हम दुकानदार को दे करके आएंगे। तो काफी
किताबें क्या है सस्ती आने लगी, पर जो सस्ती आती थी उनको लोग मानते बेकार होगी, अश्लील होगी, अश्लील मतलब गलत फलत पिक्चरें होंगी, गलत बेकार कंटेंट लिखा हुआ होगा, तो बेकार किताबें। और ये कौन मानता था? कुलीन वर्ग के लोग हैं या भिक्षु संघ। भिक्षु संघ भाई जैसे कि बुद्धिस्ट अगर कोई लोग रह रहे हैं तो वो लोग हैं, तो उनके लिए जो किताबें छपती थी, कौन सा संस्करण? विलासी संस्करण। विलासी मतलब जो बहुत रईस होते हैं, बहुत महान से आराम से जिंदगी नहीं जीवन करते, ऐसे के लिए जो किताबें छपती थी वो किस पर थी? वेलम या चर्म पत्र पर। नाम से पता चल रहा है चर्म पत्र, जो क्या हो? चमड़ा जिसमें होगा, जिसमें जानवर की जो चमड़ी होती है, उसकी जो चर्म होती है, स्किन होती है, उसके जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है वेलम, इन पे लिखा जाता था। और भी मतलब मजबूत बेहतरीन चीज उन लोगों के लिए बनाई जाती है। वेलम वैसे ही महंगा होगा, तो महंगा होगा तो दो, अगर आपको ये सस्ती लग रही तो ये कौन खरीद रहा है फिर सर? सस्ती किताबें विश्वविद्यालय के बच्चे खरीद रहे हैं, और जो बिल्कुल गरीब वर्ग से लोग हैं वो लोग खरीद रहे हैं। ये तो विलासी संस्करण तो सिर्फ जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, भिक्षु संघ के लोग हैं, राजा महाराजा है, वो लोग खरीद रहे हैं। तो एक तो क्या है, इसकी भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो भाई ठीक है, संभाल करके भी आराम से रख सकते हैं, और थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। वो सस्ती खरीदते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे, अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। अब जो पुस्तक विक्रेता, अब बहुत ज्यादा किताबें बनने लगी, अब बहुत ज्यादा किताबें बनने लगी, तो वो अलग अलग देशों में निर्यात करने लगे कि भैया ये किताब वहां भेज दो, ये किताब वहां भेज दो, लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर क्या है, पुस्तक मेले लगाने लगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने एक दिखाया आपको, बुक फेयर का पुस्तक मेले लगते हैं, तो पुस्तक मेले में अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती हैं, हम वो जाकर के खरीद करके ले आ सकते हैं। तो काफी जगह पुस्तक मेले लगना शुरू हुआ। एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। अब देखो कातिब कौन है? जो कि उन पे प्रिंट करने वाले हैं, उन पे लिखने वाले हैं, उनको सजाने वाले हैं, वो उन्हें कातिब कहा जाता था। अब धीरे धीरे, पहले शुरुआत में जब प्रिंटिंग आई, मुद्रण आया, तो पहले जो अमीर व्यापारी या अमीर लोग होते थे ना, वो ही कातिबों को रख पाते थे, वो ही उनको पैसा दे पाते थे। अब क्या है कि अब हर दुकानदार, अब इतना सस्ता काम हो गया, आसान बात हो गई, तो अब हर दुकानदार क्या करता है? रख लो 50 कातिब रख लो, 10 कातिब रख लो, 20 कातिब रख लो। तो इससे क्या हुआ, एक तो रोजगार है ना लोगों में, वो बहुत बढ़ गया। यहां पर आप इस दृष्टि को भी ध्यान में रखिएगा कि रोजगार भी बढ़ रहा है लोगों के पास। एक विक्रेता के पास, जो एक दुकानदार है जो बेचेगा किताबें, उसके पास 50 कातिब काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ जो अमीर व्यापारी होते थे उन्हीं के पास कातिब मिलते थे, पर अब एक एक विक्रेता जो छोटी सी दुकान भी लगा करके बैठा है, उसके पास भी क्या है, 50-50 कातिब लोग काम कर रहे हैं। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। अब पर इतनी नकल उतारना, देखो ये 50-50 कातिब काम तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर नकल उतारना बेहद खर्चीला था, बहुत खर्चा आता था। आप 50-50 कातिबों को पेमेंट करोगे। समय साध्य, समय भी बहुत लगता था, और श्रम साध्य, श्रम मतलब जो मजदूरी थी वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा मजदूरों से काम करवाना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा सा अभी परेशानी है। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी। और पांडुलिपियां, जैसे मैंने बोला, अक्सर नाजुक हुआ करती थी, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एक देश से दूसरे देश में भेजना, ये थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लमेटिक था। तमाम ऐसी मुश्किलें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ये पांडुलिपि मैंने आपको एक दिखाई है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। अब पर धीरे धीरे जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, वो काफी, तख्ती की जो छपाई वो काफी लोकप्रिय होती जा रही है। 15वीं सदी की शुरुआत, कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। अब 15वीं सदी जैसी शुरुआत होती है, 15वीं सदी की शुरुआत का मतलब ये है 14 और यहाँ पर 15, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 14-15, यहाँ पर हमने 0-1 लगाया और यहाँ पर हमने 2 0 लगाया। इसने बोला 15वीं सदी की शुरुआत, 15वीं सदी की शुरुआत का मतलब क्या है कि 25 तक, 1401 से लेकर के 1425 के जो शुरुआत का दौर रहा होगा, उसमें क्या है, धार्मिक चित्र भी छापे जाने लगे। 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंत कर दिखाया। अब देखिए, अब हो क्या रहा है, एक्चुअल में अब किताबें छाप रहे हैं, डिमांड दिन पे दिन बढ़ रही है, लोग बहुत पढ़ना चाहते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, परंतु इतनी किताबें छापना बहुत टाइम लग रहा है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में, काट के तख्ते में बहुत समय लग रहा है, कातिब ज्यादा हमें रखने पड़ रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है। तो अब जरूरत ये थी कि अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमें नई तकनीक की जरूरत है, हमें नई तकनीक की जरूरत है। और नई तकनीक जो लेकर के आते हैं वो ये साहब है योहान गुटेनबर्ग, और 1430 में उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था, और एक नई तकनीक लेकर करके आ जाते हैं। अब वो नई तकनीक क्या है, तो उस नई तकनीक को आइए जानते हैं।
गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग ने जो शुरुआत करी, एक नई तकनीक लेकर के आए, तो उससे प्रिंटिंग हिस्ट्री बिल्कुल बदल जाती है। काठ की पेटियां, काती बातें, इन सब के काम बाहर हो जाते हैं और एक नया ही प्रकार से प्रिंटिंग कल्चर शुरू हो जाता है। गुटेनबर्ग बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें प्रेस देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की क्लास सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। देखो, गुटेनबर्ग साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके पिताजी क्या थे? व्यापारी थे और खेती की बहुत जमीनें थी। तो बचपन से ही वो क्या है, तेल और जैतून भी एक तेल होता है, ठीक है। तो उसको जो मशीन होती है, जो प्रेस करके दबा करके हम लोग क्या है निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो वो तेल निकालने वाली मशीन वो बचपन से ही देखता हुआ आया था। व्यापारी थे उसके पिताजी, तो व्यापारी थे तो इन चीजों का काम करते थे, खेत वेत भी थे, तो वो इन चीजों को बचपन से ही देखते हैं। देखो, गुटेनबर्ग के भी 2-3 काम देखिएगा। उसने सबसे पहले वो प्रेस देखी किस प्रकार से, उसके बाद उसने पत्थर पर पॉलिश करना, दूसरा काम पत्थर पर पॉलिश करना भी सीख लिया कि भाई पत्थर पर पॉलिश किस प्रकार से करते हैं। पत्थर पर पॉलिश करने का सीखा। फिर सुनार का जो काम होता है, गोल्ड स्मिथ जिसे बोलते हैं, सुनार हम लोग बोलते हैं, वो काम उसने सीखा। और फिर शीशे को इच्छित आकृति में, शीशे को भी एक जैसी आकृति वो चाहता है, जैसा शेप वो चाहता है, उसमें उसने इतने काम सीखने के बाद एक नई टेक्निक करी। तो यहां से हमारे पास एक मैसेज ये भी आता है कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कुछ तो कुछ सीखते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो गुटेनबर्ग है, पहले बचपन से ही उन मशीनों को देखता हुआ आ रहा है, फिर पत्थर पर पॉलिश करना, फिर सुनारी का काम, उसके बाद शीशे का काम, इन सब को सीखने के बाद उसने क्या है, फाइनली इस टेक्निक को विकसित करा। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मशीन है उसकी चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। अब जैतून प्रेस, जैतून देखो क्या है, जो है उसको दबाया जाता था, फिर वहां से क्या तेल निकलता था। तो वही प्रेस क्या है, इसके लिए मॉडल आदर्श बना कि अच्छा देखो यार, वहां ऐसा होता है। तो उसने क्या करा, वैसी एक मशीन बनाई, साँचा मतलब जहां हम लोग बीच में लगा दे और फिर उसे दबाने के बाद क्या होगा, जो धातु आकृति में चाहिए, जो शब्द में चाहिए, वो वहां छप जाएंगे। तो वो उसके लिए क्या है, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि अच्छा नॉलेज कहीं बहुत ही बढ़िया जगह से मिले, कहीं से भी आपको कुछ भी नया देखने को मिल सकता है, कुछ भी नया देखने को मिल सकता है। तो हमें हमेशा कुछ भी, जहां पर भी अगर कुछ सीखने को मिले, हमें कभी यह नहीं करना चाहिए और अरे ये तो मेरे से छोटा, ये सिखाएगा मुझे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें जहां से भी कुछ भी सीखने को मिले ना, सीख लेना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सीखने को हर जगह से मिलता ही है। तो देखो उसकी जैतून प्रेस के कारण, अब देखो जैतून की प्रेस तो कितने लोग चला रहे होंगे उस समय, वो उसके पिताजी अकेले तो व्यापारी नहीं होंगे, पर देखो उसने इतना दिमाग लगाया, उसने ध्यान लगाया, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 1430-1448 में जाकर के ये पहली किताबें निकालेगा, मतलब हम लोग 15वीं शताब्दी की बात आज 21वीं शताब्दी में भी कर रहे हैं। 600-700 साल बाद भी आज हम गुटेनबर्ग को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने वहां से सीखा, कुछ नया करने की कोशिश करी। अगर नहीं करता तो कोई नहीं पढ़ता आज। तो इसलिए हमें सीखते रहना ही चाहिए। गुटेनबर्ग में 1448 तक अपना ये यंत्र मुकम्मल कर लिया और 1448 तक उसने अपनी ये जो मशीन थी ये नया तैयार कर लिया और उसे कि अब रेडी है। पहली किताब जो उसने छापी वो छापी थी बाइबल, ठीक है, ये है होली बाइबल, ठीक है। तो पहली किताब जो छापी है वो बाइबल है। और ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है कि गुटेनबर्ग ने जो पहली किताब छापी वो बाइबल है। जापान में कौन सी थी, डायमंड सूत्र छपी है। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। उसने 180 प्रतियां, 180 प्रतियों का मतलब है 180 कॉपीज, 180 कॉपी उसने छापी और उसमें 3 साल लगे। बोलो 3 साल सर, 180 कॉपी में 3 साल। अरे भाई उस समय के हिसाब से बहुत फास्ट था, बहुत जल्दी काम हो गया था। बोले 3 साल में छाप दी। बोले यार वाह, ऐसी भी क्या टेक्निक है, ऐसी भी क्या टेक्निक है। आज के दिन में तो, आज के समय में तो 180 प्रतियां बहुत कम है, पर उस समय में 3 साल में छापना बहुत बड़ी बात थी। हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी ही दिखती थी। देखो अब शुरुआत में क्या है, जो इसकी भी कॉपीज थी ना, जो हस्तलिखित, जो हाथों से पांडुलिपि लिखी जा रही थी वैसी दिखती थी। तो ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, पर एक तो क्या स्पीड फास्ट हो गई थी कि बहुत जल्दी बन रही थी। और देखो ऐसा नहीं है, जब कोई नई टेक्निक आती है ना, नई टेक्निक आती है, इसका तो ये नहीं कि वो एक साथ ही पुरानी को रिप्लेस कर देगी, कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। धीरे 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 ही चेंज लेकर के आ सकती है। तो जब इसकी टेक्निक आई, किसकी, गुटेनबर्ग की, तो जो पहले हाथों से काम हो रहा था वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ।
धीरे 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 क्या है, गुटेनबर्ग उनकी जगह ले पाएगा, या उसके जो यंत्र है उसकी मशीन है वो ले पाएगी। तो इसलिए हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी लग रही थी, और जो हाथों से जो लोग अभी काम कर रहे थे या काठ की पेटियों से कर रहे थे वो काम भी अभी चल रहा है, वो बंद नहीं होगा। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाथ से फिर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। तो धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली के अनुकरण होते थे कि जैसे हम हाथ से लिख सकते हैं वैसे ही होते थे। और हास्य पे मतलब ये नहीं है हंस के हा, ऐसा नहीं। हास्य का मतलब है मार्जिन पे, ठीक है। जैसे कि भाई यहाँ पे ये पेज है और इस पेज के इधर 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 बॉर्डर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, बॉर्डर्स पे क्या है, कोई पेंटिंग बना दी जाती थी, फूल पत्तियों की डिजाइन बना दी जाती थी, और जो चित्र बनाए जाते थे वो अक्सर क्या है, पेंट करे जाते थे, ठीक है, उनको पेंट किया जाता था। और यहाँ पे कोई भी फूल की पत्ती, आप भी जैसे कभी आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, प्रोजेक्ट फाइल, तो उन प्रोजेक्ट फाइल में भी आप क्या है, साइड में ऐसा कुछ सजाने के लिए कि भाई बहुत बेहतरीन लगे, बहुत अच्छा लगे, टीचर खुश हो जाए, तो ऐसा आपने करे होंगे और ऐसे काम उस समय में भी किया गया। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हास्य की जगह बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। देखो अब अमीरों के लिए जो किताबें बनती थी वो क्या है, हमने देखा कि वेलम पे बनती थी और उन पे हास्य की जगह छोड़ दी जाती थी। हास्य की जगह छोड़ दी क्यों जाती थी, वही वो जैसा चाहेंगे ना, अमीर वर्ग का लोग जैसा चाहता है वो पेंटर के पास ले जाए उसको और उस पर बनवा ले कि भैया आप ऐसा जैसा भी बनाना चाहते हो वैसा बना दो। मतलब क्योंकि अभी अमीर लोग हैं वो पता नहीं क्या चाहते हैं, तो वो जैसा चाहेंगे ना वो वैसा बनवा लेंगे। और जो गरीब है उनके तो फूल की पत्तियां बना दी, कुछ भी बना दिया, बोले उनको क्या मतलब, उनको तो खरीदनी, पढ़ने का शौक है। और देखो वैसे तो पढ़ने वाला इंसान है ना, कभी ये नहीं देखता अच्छा चित्र तो अच्छा है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा वो कभी नहीं देखता है। पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ता है। पर अमीर लोग थे उनके थोड़े से नखरे ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो उनके जो बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती है, जो साइड में जो डिजाइन उनके लिए बेहतरीन डिजाइन बनाने के लिए जगह छोड़ दी जाती थी और वो आराम से अपनी उसको पेंट करवा लेते थे। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। अब ये बात देखो कि किस प्रकार से शुरुआत 594 में होती है और यहाँ पे 1450-1550 के दरमियान 1448 में शुरुआत कर देता है गुटेनबर्ग अपने इस यंत्र की, अपनी इस मशीन की, और 100 सालों के अंदर अंदर क्या है, यूरोप के सभी ज्यादातर देशों में क्या हो जाता है, छापे खाने लग जाते हैं। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में, 15वीं सदी के दूसरे हिस्से का मतलब है 1450 से लेकर के 1500 वाला जो दौर है, इसमें क्या है 2 करोड़ मुद्रित किताबें बाजार में, 2 करोड़ किताबें आती हैं और 16वीं सदी में ये 20 करोड़ हो जाती है। मतलब यहां से लेकर करके और फिर जब हम 16वीं सदी में एंटर होंगे 1501 से लेकर के 1600 तक का जो दौर रहेगा, इसमें 20 करोड़ किताबें हो जाती है, क्योंकि 18 करोड़ में बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। अब जो हाथ की छपाई की जगह, अब पहले तो सब कुछ हाथों से हो रहा था, फिर काठ की पेटियों से जो कुछ हुआ, जैसे कि हमने देखा सुलेखकों की भी जरूरत होती थी, तो ये यांत्रिक आया ना, यंत्र जब आया, जब इसकी गुटेनबर्ग की मशीन जब आती है, उसी के बाद क्या है, ये मुद्रण क्रांति या हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रिंट रिवॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। अब ये प्रिंट रिवॉल्यूशन कैसे है तो वो जानते हैं, आइए। मुद्रण क्रांति और उसका असर। अब जो प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ और उसके क्या क्या असर उसका होता है पूरी दुनिया पर, वो देखने वाली बात है। देखिए क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति का मतलब है एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना, बदलाव सा आ जाना, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद में जब क्रांति हुई, क्रांति क्या है कि पहले लोगों को में ये महसूस करते थे कि यार नहीं कोई बात नहीं, अंग्रेज राज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर एक पूरी तरीके से बदलाव आ गया, नहीं कैसे राज कर रहे हैं, ये क्रांति है, ये रिवॉल्यूशन है। पहले आपको सामाजिक बोरिंग लगती थी, अब मैं हमेशा कहता हूं हम क्रांति लेकर के आएंगे, सामाजिक बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वही क्रांति है। पहले लोग सिर्फ कोई कुछ लिखा हुआ होता था उसे सुन लेते थे लोग, किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कोई किताब छपती नहीं थी, सिर्फ बोलने वाला दौर चलता था, मैंने आपको बोल करके सुना दिया, फिर आप थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, फिर आप थोड़ा किसी को बोल करके सुना दोगे, ऐसा। पर अब क्रांति आ रही है, अब हर इंसान पढ़ करके कुछ ना कुछ पढ़ करके किसी ना किसी को बता रहा है, तो ये क्रांति है, ये रिवॉल्यूशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि बदलाव आ रहा है, ये बदलाव ही तो क्रांति है। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनकी रिश्ता ही बदल गया। अब पुस्तक उत्पादन का जो तरीका आया उससे लोगों की जिंदगी बदल गई। एक तो सूचना और ज्ञान से उनको हर चीज इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, उनको नॉलेज मिलता था, और यार वहां पर ऐसा हुआ था, अरे वहां पर ऐसा हुआ था, तो उनकी सूचना से, उनके ज्ञान से उनका क्या है, बहुत उनकी वृद्धि हुई। संस्था और सत्ता, तो उनसे भी उनका रिश्ता मिलने लगा कि अच्छा सत्ता ऐसा कर रही, सरकार ऐसा कर रही, राजा ऐसा कर रहा है, तो रिश्ता बदलने लगा। हमने यूरोप के राष्ट्रवाद में देखा है, हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा है,
कि चाय घर में, कॉफी शॉप्स पे, सैलून पे लोग किताबें पढ़ पढ़ करके सुना रहे हैं, रोसो के विचार सुना रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू के विचार सुना रहे हैं। तभी तो बदलाव आया, तभी तो क्रांति आई है। फ्रांसीसी क्रांति ऐसे एक दिन में थोड़ी हुई थी। तो रिश्ता ही बदल गया कि सत्ता राजा ही राज क्यों करे, उसके वंशज ही राज क्यों करे, हमारे क्यों ना। तो ये सवाल कब आता है, जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर कहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार है, और आप उसे इस्तेमाल करोगे तो दुनिया बदल सकते हो। तो इस प्रकार से क्योंकि पढ़ने से ही क्रांति आएगी, पढ़ने से ही बदलाव आएगा। तो वो किताबें आने लगी और लोगों में काफी उनका देखने का नजरिया बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया। लोक चेतना बदली कि भैया ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, उनका सोचने का, समझने का तरीका बदल गया, उनका हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो भेदभाव क्यों हो रहा है, अगर राजा ही राज कर रहा तो क्यों कर रहा है, उसका बेटा ही राजा बनेगा क्यों बन रहा है। नजरिया है ना, वो नजरिया बदल गया। और इंसान जब पढ़ना शुरू करता है ना, तभी उसमें बदलाव आता है। आप हमारे देश के जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, ठीक है, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, पेरियार हो, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि उठाओ तलवारें और जिन्होंने तुम पर शोषण करा, जिन्होंने तुम पर अत्याचार करा, मार दो सामने वालों को। कभी ऐसी बात नहीं बोली। गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, सब कुछ होगा, पर कभी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला पढ़ो, जानो कि कहां कमी रह रही है, क्यों जो चीज हमें दबा रही है। जब फिर पढ़ने लगे, भाई आज क्यों कहा जाता है कि पढ़ो ज्यादा ज्यादा, क्यों, क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो समझता है कि नहीं यार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं सब एक समान है, क्या महिला क्या पुरुष, भेद होना ही नहीं चाहिए। जब इंसान पढ़ लेगा ना तो किसी पर अत्याचार करेगा और ना होने देगा। तो ये बेहतरीन बात है। तो नजरिया लोगों का बदल जाता है। अब जानते हैं नया पाठक वर्ग। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। तो जैसे जैसे किताबों की पहुंच आसान हुई, लोगों तक पहुंचने लगी, तो एक नई संस्कृति ही डेवलप हो जाती है। वो धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे किताबें आने से पहले। किताबें आने से पहले क्या था, कोई 2-3 किताबें रहा करती थी, कुछ शब्द थे, कुछ लिखी हुई होती थी, तो लोग उनका क्या वाचन सुन लेते थे। अच्छा हाँ सुनो, तो सब सुन लेते थे। गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। गाथा गीत क्या है, जो लोक गीत होते थे, कि जैसे हम बात करते हैं ना, हमारे लोकल गीत होते हैं। आप राजस्थान की तरफ आओगे तो राजस्थान के अपने गीत है, बिहार की तरफ जाओगे बिहार के अपने गीत, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं अपने हो। तो गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे, और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। और जो किस्से होते थे, जो भी उनके कि भैया ऐसा उस समय उस राजा ने ऐसा करा था, ये था, कोई भी जो कहानी कुछ भी हो, वो सब कुछ बोल करके ही पढ़ा जाता था। अब एक्चुअल में क्या है, अब किताबें बहुत आने लगी, पर किताबों के साथ भी तो एक समस्या है। किताब भी तो कौन पढ़ सकता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। साक्षर व्यक्ति ही किताब पढ़ सकता है। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। यूरोप क्या, पूरे विश्व में ही साक्षरता की दर बहुत सीमित थी, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने के हर ऑलमोस्ट सभी जगह प्रतिबंधित था महिलाओं पे। तो साक्षरता दर थी ना, वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत सीमित थी, तो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब सवाल यह आता है कि किस प्रकार से इन किताबों को ज्यादा से ज्यादा प्रचलित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। तो प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाए, किस प्रकार से ज्यादा दिलचस्पी जगाई जाए, वो इंपॉर्टेंट सवाल था। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापना शुरू कर दी, और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। अब उन्होंने क्या करा कि भाई ज्यादा लोक कथाएं, लोकगीत, जो वहां के लोकल बातें ना, वो छापना शुरू करी। और ये मतलब इनको बहुत सजाया जाता था, बहुत चित्र बनाए जाते थे। तो वो चित्र जब बनाए जाते थे ना, तो वो जो मतलब जिसको नहीं पढ़ना आता था ना, वो भी ले रहा है, और अच्छा इस चित्र से समझ आता था कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा ये कहना चाहता है। तो काफी जो है ना, काफी हद तक विकसित करने की पूरी कोशिश हो रही थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था, ठीक है। और फिर बाकी जहां पे कभी लोग इकट्ठा होते थे, जैसे कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में भी बात करी है कि सैलून में, चाय शॉप में, कॉफी शॉप में, वहां पर, और यहाँ पे जैसे ग्रामीण सभाओं में गांव के जब लोग मिल रहे हैं, वहां पे लोग उनको पढ़ करके सुना रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं। तो ज्यादा मतलब अब लोगों में क्रिएटिविटी है ना, वो ज्यादा हो गई। और शराब घरों में भी सुनाया जा रहा है, जैसे ये शराब घर है। ताजुब की बात तो ये है कि शराब पीने के बाद ही वो सुना रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन बात है, ये तो इनकी काबिल तारीफ है कि। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो वहां पर एक ऐसे इंसान को बिठाना चाहिए था जो शराब नहीं पीता है, ठीक है ना। पता नहीं वो सही भी सुना रहा है या नहीं सुना रहा, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और वो बोले एक बोतल और पी ली, फिर वो पता नहीं क्या बताता जाए।
तो एक ऐसे इंसान को बिठाना चाहिए था, ओ भाई रुक जा बस, तूने बहुत पी ली, अब तू घर जा, मैं सुनाता हूँ। तो ये चीज़ है। तो वैसे काबिल तारीफ बात है कि शराब घर में भी सुना रहे हैं। चलो, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। और बाकी वैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और पर वो किताबें सुना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किताबों से प्यार बनाए रखिएगा। किताबें जरूर हमें सफलता की ओर लेकर के जाती है, कोई दो राय नहीं है। किताबें ही समाज में बदलाव लेकर के आती हैं, किताबें ही हमारे जीने का नजरिया बदलती है, और किताबें एक ना एक दिन समाज को भी बदलती है। जो कुरीतियाँ होती है समाज में उसको बदलती है, और हमारे देश को एक बेहतरीन मुकाम पर भी लेकर के जा सकती है। तो आप किताबें मत छोड़िएगा, और अपना जो सपना आपने समझा है वो मत छोड़िएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल लर्न एंड शेयर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।